डॉक्टर, कैन आई स्पीक इन हिंदी? ओके, क्योंकि मैंने अपना यूपीएससी भी हिंदी में लिखा है। डॉक्टर राज सिंह सर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, हेड डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी, जिन्होंने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया और एज ए चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट हमें यहाँ पर इनवाइट किया गया इनको। साथ ही में जो इन्होंने फैसिलिटेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया उसके लिए मैं मेरे दिल से सर को थैंक यू। एंड डॉक्टर राहुल गजबैर सर, IDES एंड फेलो अगेन राहुल रेयस को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। एंड ये जर्नी मैंने कैसे पाई है उसके बारे में थोड़ी हम बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस एज ए स्टूडेंट लाइफ में यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, अगर आपका सभी का कोई गोल है यूपीएससी को क्रैक करने का फ्यूचर में, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपना जर्नी शेयर करता हूँ कि अगर हमारे इरादे और हमारे गोल और हमारा डिटर्मिनेशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर हमें कोई भी अचीवमेंट रहे, टाइम जरूर लग सकता है लेकिन हम उसे अचीव कर सकते हैं। मेरा जो स्कूलिंग था वो 12th तक गवर्नमेंट स्कूल से हुआ, तो आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या हालात हैं। अभी प्रेजेंट में तो काफ़ी इनोवेशंस, काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन जब हमारे टाइम में अगर हम बात करें 2000, 2005, 2007, उस समय जब हम 10th एंड 12th पास करते हैं तो उस समय की सिचुएशन अलग थी। गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे और जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो काफ़ी कमज़ोर था। तो 12th तक जो बेस एक हमें चाहिए मजबूत, जो एक बेस बनना चाहिए यूपीएससी के लिए NCERT का लेवल का। अगर कोई CBSE स्टूडेंट है और एक गवर्नमेंट का कोई स्टूडेंट है तो कहीं न कहीं वो लैक करता है दोनों में। जो हम अगर उनका लेवल देखें तो काफ़ी कमज़ोर रहता है। तो 12th तक जो मेरा गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन हुआ उसके कारण बेस काफ़ी कमज़ोर था। उसके बाद मैंने 3 साल मैंने सोचा कि अपन को डॉक्टर बनना है, क्योंकि 12th के बाद 12th में मेरे पास बायोलॉजी था। मैंने सोचा कि अगर बायोलॉजी है तो फर्स्ट हमें दिखता है गोल कि क्यों ना डॉक्टर बने। तो मैंने अपना एम बनाया कि डॉक्टर बनेंगे और अच्छे से देश की सेवा और गरीबों की सेवा करेंगे। लेकिन जब मैं एग्जाम्स देने गया तो फिजिक्स मेरा कमजोर था। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में चलो कुछ भी अच्छे मार्क्स आ जाते थे, लेकिन फिजिक्स बहुत, जो बोल सकते हैं डामाडोल स्थिति वो थी। 3 साल मैंने लगातार प्रयास की लेकिन 3 साल में नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक लाइफ में सेटबैक था कि 12th के बाद जस्ट बहुत सारे जो मेरे साथी थे उन्होंने MSc में एडमिशन ले लिया, या फिर किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसमें निकाल दिया डॉक्टर, और 3rd तक जाते जाते तो मेरे जितने भी लगभग 100 जो मेरे मित्र थे उसमें से मैक्सिमम 90% ने क्रैक कर दिया AIPMT एंड राजस्थान PMT। ये सब कुछ हम दोस्त थे जो रह गए, उसमें मैं भी अकेला एक था। तो वो काफ़ी हमारा एक बाल मन रहता है, वो हमारा बचपना रहता है, उसमें अगर हमें शुरू में ही असफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं टूट से जाते हैं। तो 3 साल वो जर्नी जो थी वो एक आत्मग्लानि से भरी हुई थी कि यार ये नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट जो था वो कहीं ना कहीं ब्रेक होना। उसके बाद ICR का मैंने एग्जाम दिया, जब 3rd अटेम्प्ट था उसी समय ICR का भी दे दिया, फिर एग्रीकल्चर में मैंने एडमिशन लिया। तो उस समय ग्रेजुएशन में 12th के बाद ही मैंने सोचा था कि फ्यूचर में हम IAS के बारे में सोचेंगे डॉक्टर बनने के बाद, लेकिन जब डॉक्टर का सपना पूरा नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा कि अब IAS के बारे में सोचना बेकार है। ग्रेजुएशन में मैंने IAS के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि एक डॉक्टर लेवल की जो एक छोटी एग्जाम है उसमें जब आप पास नहीं होंगे तो आप UPSC के बारे में उस समय नहीं सोच सकते। अगेन आपको पता है कि क्या होने वाला है। तो ग्रेजुएशन में फिर मैंने जब लास्ट 2 इयर्स थे उस समय जो IRI थी उसके बारे में मुझे पता लगा कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। और 4th ईयर में मैं लगभग जब एग्जाम था उससे 3-4 महीने पहले मैंने यहाँ विजिट किया, यहाँ की सभी फैसिलिटीज देखी। तो मैंने सोचा कि एग्रीकल्चर में भी ऐसी फैसिलिटीज अगर हो सकती है तो क्यों ना उसके लिए हम पूरी जान से पढ़ाई करें, जी जान लगा दें। तो फिर उसके लिए 3-4 महीने मैंने काफ़ी अच्छे से स्टडी की MSc के लिए। और
उस समय जो पीजी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम था उसमें ऑल इंडिया सेकंड रैंक आई और मुझे जेनेटिक्स डिवीजन यहाँ पर मिल गया। लेकिन एमएससी करते समय भी हम जेनेटिक्स डिवीजन और भी आप जानते हो अच्छे से कि यहाँ पर रिसर्च वर्क ऐसा रहता है कि आप और अदर एग्जामिनेशन के बारे में नहीं सोच सकते। ट्राइमेस्टर हमारा पैटर्न रहता है, तो उस दौरान भी प्रिपरेशन नहीं कर पाया था एमएससी के दौरान। फिर बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना पीएचडी की प्रिपरेशन करते हैं। पीएचडी में हम देखेंगे प्रिपरेशन के मींस पीएचडी में थोड़ा टाइम मिलेगा, कुछ सिंपल कोई गाइड लेंगे जो ज्यादा परेशान ना करे और हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन पीएचडी में काफी मेहनत करने के बाद पीएचडी में यहाँ नहीं हुआ और हम शायद 1-2 बंदे थे, उसमें से मेरा भी एक नाम था। और आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि आईआरआई में अगर कोई पीएचडी में बाहर होता है तो सभी के उसको नाम जरूर याद हो जाता है सबको कि पीएचडी में बाहर कौन हुआ। तो वो एक अगेन प्रॉब्लम थी कि आईआरआई में पीएचडी में बाहर हो गया। उसके बाद आईआरआई में पीएचडी में बाहर होने के बाद अगेन ये एक ऐसा पता थी क्योंकि 2 साल बहुत एंजॉय के साथ निकल गए थे एमएससी के, और मैंने सोचा था कि एमएससी में चलो पढ़ लेते हैं, पीएचडी में थोड़ा एंजॉय करेंगे और साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करेंगे, क्योंकि आईआरआई का टैग ही काफी था। लेकिन वो टैग हट गया और अगेन एक लाइफ क्या थी, असफलताओं की फिर स्टार्ट हो गई। फिर 2017 में एआरएस का एग्जाम आया। मैंने सोचा कि चलो यूपीएससी की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं जॉब सिक्योर कर लेते हैं। तो 2017 का मैंने एआरएस का अटेम्प्ट दिया, प्री मेंस इंटरव्यू तक हुआ। ये मार्च में लगभग नोटिफिकेशन आया था और मार्च अप्रैल 2018 तक इसका रिजल्ट आना था, और जब रिजल्ट आया तो उसमें भी फाइनली सेलेक्ट नहीं हुआ। और मैं बहुत खुश था कि इसमें होना है क्योंकि मेंस वगैरह काफी अच्छा हुआ था, इंटरव्यू भी काफी अच्छा हुआ था। तो कहीं ना कहीं श्योरिटी थी कि रैंक चाहिए कोई सी भी आए लेकिन एआरएस मिल जाएगा, और इसलिए मैं काफी खुश था। और मैंने यूपीएससी को थोड़े दिन होल्ड पर रख दिया कि एआरएस के लिए इतनी प्रिपरेशन की है, काफी बर्नआउट हो गई है बॉडी, तो कुछ दिन हम रेस्ट करते हैं और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद एक एनर्जी मिलेगी, फिर मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा। लेकिन रिजल्ट आया नेगेटिव, तो फिर वो डिप्रेशन अगेन कि मैंने सोचा था कि कोई नहीं, 1 साल अगर आपका एआरएस में गया प्रिपरेशन में तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फाइनली सेलेक्ट हो जाता तो मैं कह तो सकता हूँ किसी को कि मेरा एआरएस में सिलेक्शन हो गया, अब मैं इजीली क्या नाम से अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा। लेकिन अगेन यहाँ पर असफलता। तो 2017 में जब असफलता मिलने के बाद 2018 और 19 ये 2 साल जो थे वो काफी डिप्रेशन भरे थे कि जो प्लानिंग मैंने की थी वो प्लानिंग कहीं ना कहीं फेल हुई। तो 2019 में फिर मैंने थोड़ा सा एक चैनल भी खोला यूट्यूब, वहां पर मैंने पढ़ाया भी कि माइंड को कैसे कैसे डाइवर्ट किया जाए। और 2009 और मैंने दोबारा भरा भी था एआरएस का, जब 2018 में अगेन नोटिफिकेशन आया था, एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले नोटिफिकेशन आ गया था, वो फॉर्म आ गया था दोबारा एआरएस का। लेकिन मैंने फिर उसका प्री भी नहीं दिया, मैं कि मुझे अब एआरएस करना ही नहीं है, अगेन 1 साल दोबारा खराब नहीं कर सकते। 2019 तक ज्यादा तैयारी अच्छे से हुई नहीं। 2019 में मैंने फिर सीरियसली अपने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स देना स्टार्ट किया। 18 में मैंने वैसे दे दिया था क्योंकि वो रिजल्ट का वेट कर रहा था, रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ पर यूपीएससी का देना तो था ही। तो आप समझ सकते हो कि जब आप प्रिपरेशन नहीं करते यूपीएससी में तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 2018 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मेरा प्री नहीं हुआ। 2019 में मैंने फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया, उस समय भी प्री नहीं हुआ। 2020 में फिर मैंने यूपीएससी दिया, उस समय भी प्री नहीं हुआ। तो लगातार फिर ये 3 साल जो प्री का मैंने दिया उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। प्री स्टेज पे अगर कोई रुक जाता है यूपीएससी में तो आप कैसे सोच सकते हो कि फर्दर मेंस इंटरव्यू या फाइनल का भी सिलेक्शन हो सकता है। बट ऐसे टाइम में जब आपको बार बार असफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं आपको एक सेल्फ मोटिवेशन रखना ही रहता है कि ऐसी सिचुएशंस तो लाइफ में आएगी, असफलताएं। आपको हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है और जो असफलताएं आपको मिली उनसे आपको सीख लेनी है कि वो असफलताएं मिलने का रीजन क्या थी, क्या हम स्ट्रेटेजी चेंज करें, किस तरीके से हम वापस अगेन जो हमारी असफलताएं हैं उनको कैसे ओवरकम करें। चाहे वो हार्ड वर्क हो सकता है, चाहे वो और ज्यादा आपका कोई डेडिकेटेड
कोई प्लानिंग हो सकती है, ये आपको करना ही पड़ेगा लाइफ में। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, 2-3 अटेम्प्ट हो गए हैं, 4th अटेम्प्ट फिर मैंने और ज्यादा 1 साल फिर मैंने प्लान बनाया कि 1 साल में सुबह 6 to 7 के बीच में लाइब्रेरी पहुंचना और रात को लगभग 11 से 12 बजे आना। तो पूरा 1 साल ये मैंने टाइम फॉलो किया। लकीली उस साल फिर प्री हो गया। प्री के बाद लगभग 2.5 महीने का मेंस का टाइम था। तो जब आप समझ सकते हो कि प्री अगर शुरू के 3 चांस में अगर नहीं निकल रहा है तो आप मेंस और इंटरव्यू के बारे में कभी, इंटरव्यू तो बहुत बात की बात है, मेंस की प्रिपरेशन के बारे में आप नहीं सोच सकते। तो मेरा मेन फोकस रहता था हमेशा टारगेट की प्री कैसे निकले। तो अब प्री तो निकल गया, लेकिन अब मेंस कैसे हो। सिर्फ 2.5 महीने बचे हुए हैं। तो कई बार क्या होता है लाइफ में, अगर मैं आपको कोई भी गोल देता हूं कि आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, इस पर्टिकुलर टारगेट को आपको 2 महीने में पूरा करना है। कोई भी प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई पोस्ट स्टडी बनाना है, मैं आपको कहूं कि इसको 1 महीने में आपको प्रिपेयर करना है, आप 1 महीने में उसको इजीली करोगे। मैं कहता हूं नहीं, इसको 1 वीक में करो, आप थोड़ी ज्यादा एफिशिएंसी लगाओगे। और मैं कहूं कि आप सिर्फ 1 दिन में करो और ज्यादा एफिशिएंसी लगाओगे। मैं कहूं नहीं, आपके पास सिर्फ 4 घंटे हैं, इस पोस्टर को आपको बनाना है, तो फिर आप उसी तरीके से एफिशिएंसी लगाते हैं। तो 2.5 महीने थे, तो लगता तो ऐसे कि मेंस की प्रिपरेशन के लिए पहले आपको लगभग 5-6 महीने या 7-8 महीने इतना चाहिए। तो लेकिन अगर आप में डिटर्मिनेशन है और हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एफिशिएंट काम करती है, तो ये आप फ्यूचर में देखना कभी भी कि 2.5 महीने को अगर आप एफिशिएंटली काम करोगे तो जो काम आप 1 साल में करते हो वो आप 2.5 महीने में कर सकते हो। और मेरे सामने यही चुनौती थी मेंस के समय कि सोच नहीं सकता था कि क्या करना है क्या नहीं। बॉडी के लेवल पर ये नहीं कि 6 घंटे अब सोना ही है, ये सब मैं भूल चुका था। और 2.5 महीने मैंने उस टाइप से प्रिपेयर किया कि जो कोर्स हम 7-8 महीने में करते हैं वो 2.5 महीने में करना ही था। तो उसमें मैंने जितनी एफिशिएंसी थी वो 2.5 महीने में पूरी लगा दी। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से मैं आप थैंक यू भी करना चाहूंगा दृष्टि IAS, उन्होंने काफी अच्छी लाइब्रेरी की फैसिलिटी दी 24 आवर्स, तो उसको मैंने काफी अच्छे से यूटिलाइज किया। उसके बाद ये लग रहा था मुझे कि चलो कहीं ना कहीं इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, क्योंकि जिस आधार पे सभी पेपर्स काफी अच्छे हुए थे। जब इंटरव्यू कॉल हुआ तो फिर इंटरव्यू का अगेन एक प्लानिंग के साथ मैंने काम किया। और इंटरव्यू में भी ये था कि 5 बोर्ड थे और 5 बोर्ड में जो 4 बोर्ड थे वो कहीं ना कहीं टफ बोर्ड थे। मैंने सोचा कि उन टफ बोर्ड्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो मार्किंग उनका टफ रहता है। तो जिस बोर्ड के बारे में मैंने सोचा कि एक वीवी व्यास सर है, उनका बोर्ड आना चाहिए, और लकीली मुझे उन्हीं का बोर्ड मिल गया और उन्होंने 171 मार्क्स दिए, जो काफी इस साल के हिसाब से काफी अच्छे मार्क्स थे। तो फाइनली 104 रैंक पे ये मेरी जर्नी फिनिश हुई। तो मैं यही कहूंगा मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, कि असफलताएं ये लाइफ का एक पार्ट है। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रेशर जनरेट होगा। ये यूपीएससी की एक प्रोसेस है। यूपीएससी चाहती है, यूपीएससी के पास तो पैरामीटर्स नहीं है नापने के, अदरवाइज यूपीएससी इससे भी ज्यादा कहीं प्रेशर डालेगी आपके ऊपर। यूपीएससी का जो पैटर्न बना हुआ है, प्री मेंस इंटरव्यू, ये सभी चाहती है कि यूपीएससी इतना ज्यादा कैंडिडेट्स जो है यूपीएससी एस्पिरेंट्स, उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करे कि जो उस प्रेशर को हैंडल कर पाए, जो उसको मैनेज कर पाए, वो रुके और बाकी पहले से ही छट जाए, या यूपीएससी छोड़ दें या फिर वो फाइनल स्टेज तक पहुंचे ही नहीं। तो आप इस चीज को फील करना, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको प्रेशर बहुत ज्यादा फील होता है तो ये नेचुरल कंडीशन है, ये यूपीएससी की एक डिमांड है। आपको उसको अवॉइड नहीं करना है, आपको उस प्रेशर को मैनेजमेंट करना है, उसका मैनेज करना है और लगातार इस जर्नी में आपको बढ़ते जाना है। फिर आपको इस जर्नी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरी आप सभी जो भी अगर फ्यूचर में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें बेस्ट विशेष। थैंक यू वेरी मच। आप सभी पधारे यहाँ। थैंक यू वेरी मच।